विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के थार की मरुस्थल की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा की। आज हम पश्चिमी थार के मरुस्थल की भूआकृतियों की चर्चा करेंगे। प्राचीन से नवीन भूगर्भिक युग तक की भूगर्भिक बल और जलवायु परिवर्तनों के कारण भारतीय थार मरुस्थल में विभिन्न प्रकार की भूआकृतियां पाई जाती हैं। पहाड़ियां और मिश्रित मैदान मुख्यतः अजमेर और सीकर जिलों के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरावली और दिल्ली भूगर्भिक युग की पहाड़ियां शामिल हैं, जो श्रेष्ठ माइका, फाइलाइट और क्वार्टरजाइट से बनी है। ये पहाड़ियां अत्यधिक अपर्दित अवस्था में हैं, इसलिए इनके ढालों पर जल व पवन द्वारा निक्षेपित मिश्रोड़ मिट्टी का जमाव है। जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर जिलों में शंकु आकृति की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जो ग्रेनाइट और रायोलाइट से बनी हुई हैं। इन्हें सामान्यतः मालानी रायोलाइट पहाड़ियां कहते हैं। यह पहाड़ियां इंसलबर्ग के रूप में प्राचीन पर्वतों के अवशिष्ट रूप में विद्यमान हैं। जोधपुर और नागौर जिले के प्रीकाम्बियन बालुआ पत्थर और बिलाड़ा की कैल्शियम युक्त चूना पत्थरों की बालुका में पहाड़ियों को मलानी आग्नेय संजाति कहा जाता है। इन पहाड़ियों का औसत ढाल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच है। बाड़मेर जिले में क्रेटेशियस युग के बलुआ पत्थरों की पहाड़ियां, बीकानेर जिले में कोलायत के समीप इयोसीन युग की पहाड़ियां मिलती हैं, जिनमें बेंटोनाइट और मुल्तानी मिट्टी के जमाव पाए गए हैं। चट्टानी पथरीले पेडिमेंट सामान्यतः पहाड़ियों के निचले ढालों पर पथरीले भागों को पेडिमेंट कहते हैं, जो मुख्यतः चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और रायोलाइट शैलों से बने होते हैं। यह भाग मरुस्थलीय मरुकुट्टिम डेजर्ट पेवमेंट्स हैं, जो अत्यधिक पवन अपरदन से प्रभावित हो जाने के कारण पथरीले मरुस्थल बन गए हैं। ये मरुकुट्टिम प्रदेश कोलायत और बाप, जो कि जोधपुर में है, के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसलमेर के समीप पथरीला हमदा मरुस्थल एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। कहीं कहीं इन पथरीले पेडिमेंट क्षेत्रों पर रेतीला मिट्टी का जमाव भी दिखाई देता है। यह निम्न ढाल वाला प्रदेश अंतर्निहित पेडिमेंट क्षेत्र कहलाता है। आजकल इन रेतीले क्षेत्रों पर कृषि की जाने लगी है। चपटे उच्चीकृत प्राचीन जलोढ़ मैदान मरुस्थल के उत्तर और पूर्वी भाग में मिलते हैं। इनमें कंकरपान और कैल्शियम कार्बोनेट लवणों की अधिकता पाई जाती है। इन मैदानों में बालुई दोमट सिल्ट, चीकामिट दोमट और दोमट मिट्टी का बिछाव है। ऐसे मैदान घग्गर नदी घाटी, ऊपरी लूणी नदी घाटी, पाली व बीकानेर जिलों में पाए जाते हैं। इन मैदानों में उपजाऊ मिट्टी का जमाव है, जिसमें बृहद पैमाने पर कृषि की जाती है। चपटे उच्चीकृत प्राचीन खारे जलोढ़ मैदान मुख्यतः मरुस्थल के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी में लवणता अधिक है। भूगर्भिक हलचलों के कारण इन प्राचीन जलोढ़ मैदानों में अपवाह तंत्र अवरुद्ध होने से मिट्टी में लवणता बढ़ती गई है। ऐसे मैदान बाड़मेर जिले के दक्षिणी व पश्चिमी भाग, चूरू जिले के उत्तरी और पूर्वी बीकानेर जिले में मिलते हैं। आजकल इन मैदानों में बारानी कृषि की जाती है। अंतर रेतीले टीलों के मैदान उबड़ खाबड़ रेतीली मिट्टी के मैदान मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर जिलों में मिलते हैं। इनमें मिट्टी के कण बहुत मोटे हैं, जिनमें शीघ्र ही पानी का रिसाव हो जाता है। रेतीली मिट्टी के नीचे चूना पत्थरों के कंकड़ों का जमाव अधिकता से मिलता है। इन मैदानों में वर्षा आधारित कृषि की जाती है। कहीं कहीं मिट्टी का जमाव छोटे छोटे टीलों के रूप में भी दिखाई देता है। नवीन जलोढ़ मैदान मुख्यतः लूणी, घग्गर और इनकी सहायक नदियों के तटीय भागों में मिलते हैं।
जहां प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता रहता है। इन बाढ़ के मैदानों में महीन कणों वाली दोमट और चिका मिट्टी का बिछाव है, जो बहुत उपजाऊ होती है। इनमें कंकरपान व कैल्शियम युक्त लवण नहीं मिलते, अतः इनमें सिंचाई द्वारा साल में 2 या 3 फसलें पैदा की जा सकती हैं। संतुलित सरिता संस्तर। संतुलित सरिता संस्तर प्राचीन मरुस्थलीय नदियों के मैदान संतुलित ढाल वाले हैं। यह संस्तर मुख्यतः जोजड़ी, गुइया, सूकड़ी, बांडी, खारी, जवाई आदि बरसाती नदियों की घाटियों में पाया जाता है। इन नदी घाटियों में ढाल प्रवणता 1:500 सेंटीमीटर से 700 तक है। नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी का जमाव बहुत अधिक होने के कारण जल प्रवाह बहुत धीमी गति से होता है। इसलिए वर्षा ऋतु में कभी कभी एक साथ अधिक वर्षा हो जाने पर बाढ़ आ जाती है। इन मैदानी भागों में भूमिगत आर्द्रता साल भर बनी रहने के कारण यहाँ 2 से 3 फसलें भी उत्पन्न की जाती हैं। खारे पानी के छिछले गर्त। मरुस्थलीय क्षेत्र के कुछ निम्न गर्तों में खारे पानी के जमाव मिलते हैं। सांबर, कुचामन, डीडवाना और पचपदरा में छिछली खारे पानी की झीलें हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार गर्त मरुस्थलीय प्लाया झीलें हैं। इनके अतिरिक्त जामसर, जो कि बीकानेर में है, बाप जोधपुर में, फलोदी, सामरला, थोब, पोखरण आदि के पास भी छोटी छोटी खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इन झीलों में छोटी छोटी बरसाती नदियाँ व नालों का पानी इकट्ठा होता है। इनमें साधारण खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड के अलावा सोडियम सल्फेट व कैल्शियम के लवण पदार्थ मिलते हैं। इन झीलों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा धसाव और उठाव क्रिया से अथवा लीनियामेंट व चट्टानी संधि स्थलों पर जलभराव के कारण हुई है। मरुस्थलीय भूदृश्यों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि थार मरुस्थलीय क्षेत्र एक प्राचीन भूखंड है, जो प्रायद्वीपीय भारत का भूभाग है। इस प्राचीन प्रीकैम्ब्रियन भूभाग पर मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी का बिछाव नवीन क्वाटरनरी युग में हुआ है। इस मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु सदैव परिवर्तनशील रही है, इसलिए भूभागों की संरचना में जलवायु कारकों का विशेष योगदान रहा है। रेतीली मिट्टी की उत्पत्ति संभवतः जलोढ़ मिट्टी के बिछाव से हुई है, जिस पर वर्तमान नवीन भूगर्भिक रूप में पवन अपर्दन और निक्षेपण से मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मरुस्थलीय पर्यावरण। मरुस्थलों में शुष्कता, तापमानों की विषमता और प्राकृतिक वनस्पति का अभाव सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसी मरुस्थलीय परिस्थितियां आरंभ में जलवायु की विषमता के कारण उत्पन्न हुई। यह एक प्राकृतिक चक्र था, परंतु सदियों से के मानव आवास ने इन मरुस्थलीय प्रदेशों के संसाधनों का दोहन करके मरुस्थलीकरण की क्रियाओं को और भी अधिक बढ़ा दिया। मरुस्थल में प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं का विशेष पर्यावरण तंत्र उत्पन्न होता है, जिसमें सभी जैविक पदार्थ एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए प्राकृतिक संतुलन बनाते हैं और पर्यावरण के अनुसार अपना अनुकूलन करते हैं। प्राकृतिक रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में विविध प्रकार की घास व झाड़ियाँ उगती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र में 70 प्रजातियों की घास पाई जाती है, जिनमें सेवण, धामण अधिक पौष्टिक हैं। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में के विशेषकर जैसलमेर जिले के पश्चिमी और दक्षिणी भाग के 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सेवण और 15 से 30 सेंटीमीटर वर्षा वाले अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में धामण घास उगती है। वर्षा की कमी, भूगर्भिक जल की अत्यधिक गहराई पर भी कम मात्रा में उपलब्ध होने और ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण यहाँ वनस्पति पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा समाप्ति के बाद अक्टूबर के अंत तक सूखा शुरू हो जाता है। इन प्राकृतिक घास के मैदानों में सिंचाई के साधनों से अब कृषि का विस्तार हुआ है और ये घास के चारागाह खेतों में बदल गए हैं।
जिससे घास की उत्पत्ति कम होने लगी है। परिणामस्वरूप अकाल के समय पशुओं को चारे की बहुत कमी हो जाती है और हजारों की संख्या में पशु मर जाते हैं। स्थलीय पर्यावरण के कारकों में मिट्टी मुख्य है। यहाँ की मिट्टी रेतीली, क्षारयुक्त और कम उपजाऊ है। ऐसी मिट्टी में सिंचाई करने पर मिट्टी के लवण पदार्थ शीघ्र ही घुलकर निचली सतह पर परत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। यही क्षारयुक्त लवण केशिका क्रिया द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और भूमि को अनुपजाऊ और बंजर बना देते हैं। इसलिए मिट्टी में सिंचाई करने से 4-5 साल तक तो अच्छी फसल मिलती है, परंतु बाद में यही मिट्टी बंजर हो जाती है। इस पर क्षार की परत जमा हो जाती है। इसलिए मरुस्थलीय पर्यावरण में सिंचित खेती करना हानिप्रद होता है। ऐसी मिट्टी में शुष्क बारहनी खेती करना श्रेयस्कर है। दिन के तापमान अधिक होने से रेतीली मिट्टी में आर्द्रता की कमी रहती है, इसलिए गर्मियों में घास सूख जाती है। सूखी मिट्टी पर वायु अपर्दन की क्रिया भी अधिक होती है। बीकानेर जिले में 46% और जोधपुर जिले में लगभग 25% कृषि भूमि वायु अपर्दन से क्षतिग्रस्त हो गई है। मरुस्थलीय जिले के कृषक कृषि भूमि अभाव के कारण स्थायी रेत के टीलों पर भी हल चलाकर बाजरा, मूंग, मोट आदि की कृषि करने लगे हैं, जिससे मिट्टी ढीली पड़ जाती है और पवन अपर्दन बढ़ जाता है। पर्यावरण तंत्र का दूसरा घटक है वनस्पति। पूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति की बहुत कमी है। केवल वर्षा ऋतु में ही घास की विविध प्रजातियां उत्पन्न होती हैं, अन्यथा छोटी छोटी कटीली झाड़ियां, छोटे पेड़ दूर दूर छितरे हुए दिखाई देते हैं। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वनस्पति मिलती है। यहाँ कांटेदार पत्ते और मोटे तने वाले पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। किसी भी प्रदेश में जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति का सीधा संबंध पाया जाता है, जो कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में देखा जा सकता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पादप केवल वर्षा काल में 2-3 महीनों के लिए उगते हैं और शीघ्र ही फूल, फल, बीज उत्पन्न कर वर्षा के बाद समाप्त हो जाते हैं। अन्य पादपों में घास और छोटे छोटे पौधे मुख्य हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में 200 प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें 98 प्रजातियों के पेड़ पौधे एक ऋतु पादप के हैं। तीसरा घटक है जीव जंतु। राजस्थान निर्माण के समय मरुस्थलीय क्षेत्र में जीव जंतु और प्रकृति के बीच संतुलन कायम था। मरुस्थलीय क्षेत्र की जनसंख्या 50 लाख थी, जो आज बढ़कर लगभग 300 लाख से ऊपर हो गई है। इसी तरह पशु संख्या 94 लाख से बढ़कर वह भी 300 लाख से अधिक हो गई है। इसके कारण भूमि और वनस्पति पर दबाव बढ़ा है, जिससे जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। मनुष्य और पशुओं का भूमि पर दबाव कम था, जिससे प्राकृतिक चारागाहों में संतुलित चराई होती थी और वनस्पति के पुनर्जनन में कोई रुकावट नहीं थी। जनसंख्या कम थी और लोगों की में प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की बोध था। इसके अलावा सुदृढ़ सामाजिक संगठन वन्य जीवों को संरक्षित करना अपना दायित्व समझता था। इनसे पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहता था। अब पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सघन कृषि की जाने लगी है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत साल भर आर्द्र रहती है। इससे पहले केवल 8-10 दिन मिट्टी आर्द्र रहती थी। सिंचाई की सुविधा बढ़ने से चारागाहों में कृषि की जाने लगी है और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते हुए नष्ट होने लगे हैं। जहां जैव विविधता का प्रतिशत 30 से घटकर 10 से कम रह गया है। इससे पूर्व में यहां जैसलमेर जिले में जंगली गधे बड़ी संख्या में पाए जाते थे, जिनका आवास सिकुड़कर कच्छ के रण तक सीमित हो गया है। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र के पीने के पानी के स्रोत के पास भारतीय गैजल और कृष्णमृग बड़ी संख्या में पाए जाते थे।
चौसिंगा, कैराकल, रेगिस्तानी बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि जंतु भी निवास करते थे। पक्षियों में गोंडावन, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के बीच त्रिकोण क्षेत्र में रहते थे, जो अब केवल जैसलमेर के कुछ क्षेत्र तक सीमित हुए हैं। मिट्टी की ऊपरी परत में आर्द्रता रहने की अवधि बढ़ जाने से गंगानगर के शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले जैरबिल का अस्तित्व संकट में है। उसका स्थान नर्म फर वाले चूहों ने ले लिया है। सिंचित कृषि भूमि में विस्तार से सेई की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखी गई है। सेई और फर वाले चूहे फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार ब्यास और सतलज नदियों के जल के साथ हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली अनेक प्रजातियों की मछलियां रेगिस्तानी क्षेत्र के छोटे छोटे कुंडों में दिखाई देने लगी हैं। चौथा घटक है जल। वर्तमान में राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र की मुख्य समस्या पेयजल की उपलब्धता है। भूमिगत जल अधिकांशतः खारा है, जिसमें लवण मात्रा 500 से 300 ppm तक है। यह जल मनुष्यों और पशुओं के लिए पीने योग्य नहीं है। खारे जल में फ्लोराइड, क्लोराइड, कार्बोनेट लवणों की मात्रा अधिक है, जिससे उदर की बीमारियां हो जाती हैं। फ्लोराइड लवण की अधिकता से दांत पीले पड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद दंत भंगुर होकर घिसने लगते हैं। फ्लोराइड से शरीर की हड्डियों में बांकापन उत्पन्न हो जाता है और वे टेढ़ी हो जाती हैं। खारे पानी का सिंचाई में भी सीमित उपयोग ही किया जा सकता है। खारे पानी की समस्या के अलावा यहाँ एक अन्य समस्या भूमिगत जल की गहराई की है। राज्य के पश्चिमी भागों में भूमिगत जल 100 मीटर से अधिक गहराई पर है, जिसे कुओं से निकालना कठिन है। जोधपुर, चूरू, नागौर आदि जिलों में भूमिगत जल 70 मीटर से अधिक गहराई पर है। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की समस्या इतनी गंभीर है कि कुछ गांवों में पीने का पानी 5 से 7 किलोमीटर दूर तक लाना पड़ता है। इसलिए मरुस्थलवासियों ने सदियों पहले वर्षा का जल संग्रहण करने की विभिन्न उपाय किए थे, जो आज लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। इन उपायों में घरों में टाका बनाना, गांवों के समीप नाड़ी और तालाब बनाना, बेरियां द्वारा पेयजल प्राप्त करना तथा खडीन द्वारा जल एकत्रित करके भूमि को आर्द्र बनाए रखना मुख्य है। आज भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में ये पद्धतियाँ द्वारा वर्षा का जल एकत्र किया जाता है और उसे पीने के लिए साल भर काम में लिया जाता है। धन्यवाद।